संगमेश्वर नाम का एक छोटा सा राज्य होता है। उस राज्य के राजा का नाम पृथ्वीराज होता है। वो राजा अपनी प्रजा का अपने पुत्रों के प्रति संगोपन करता है। उस राज्य के लोग बहुत ही शांतिप्रिय होते हैं। उनमें कोई भी झगड़ा नहीं होता। उसी राज्य के बाहर एक घना जंगल होता है। वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर भी होते हैं। उस जंगल में एक डाकू रहता है जिसका नाम है कालिया। कालिया सफर करने वाले हर एक आदमी को पकड़ लेता है और उसे लूट लेता है। अब बहुत दिन हो गए थे कालिया ने किसी को लूटा नहीं था, इसलिए वो संगमेश्वर राज्य में आता है। आज यह संगमेश्वर संगम नहीं, बिखरा हुआ बंजर शमशान दिखेगा। कालिया नगर में बहुत सारे घरों में आके चोरी करता और चोरी हो जाने के बाद जंगल चला जाता। अब ऐसा रोज होने लगा। कालिया रोज गांव में आकर चोरियां करने लगा, जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए। राज्य के सिपाही भी कालिया को पकड़ने में असफल रहे। अब राजा ने खुद ही उसे पकड़ने का निश्चय किया। राजा भेष बदलकर जंगल चला गया। राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर कालिया का इंतजार करने लगा। रात होते ही कालिया गांव जाने निकला। राजा ने कालिया का पीछा किया और बीच रास्ते में ही उसे तीर मारकर घायल कर दिया। राजा उसे अपने राज्य में लेकर आया और अगले दिन सभा में उसे पेश किया गया। कालिया, तुम हमारे राज्य में चोरी क्यों कर रहे हो? कितने सारे लोगों को लूटा तुमने जिनका कोई कसूर नहीं है। मेरा तो पेशा ही है चोरी करना। जंगल में अब कोई ज्यादा आता जाता नहीं, इसलिए मुझे आपके राज्य में आना पड़ा। मुझे चोरी करने से मतलब है, चाहे जंगल में करूं या राज्य में। चोरी तो चोरी है राजा। सही कहा कालिया तुमने। चोर तो अपनी फितरत कभी नहीं छोड़ता। ऐसा कहकर महाराज ने उसे बंदी बना लेने का आदेश दिया और कारागृह में डाल दिया। अब कालिया कारागृह में बंद था। उसे मुफ्त का खाना मिल रहा था। खाने के लिए और रहने के लिए सब मुफ्त मिलने के कारण अब वो बहुत आलसी हो गया था। इसकी सूचना प्रधानमंत्री ने महाराज को दी। महाराज, हमारी कारागृह में कालिया बड़े मजे से रह रहा है। हमें उसे कोई काम देना चाहिए। हाँ, मैंने देखा है, मगर इस साल हमारे राज्य में कम बारिश की वजह से अकाल पड़ा हुआ है। कालिया को छोड़ो, राज्य पहले है प्रधानमंत्री। हाँ महाराज, ये तो सच है। मुझे लगता है हमारे राज्य में पेड़ पौधों की संख्या कम है, इसीलिए अकाल पड़ा है। महाराज, मेरे मन में एक उत्तम योजना आई है। वो क्या है प्रधानमंत्री? महाराज, अगर हम कालिया को पौधे लगाने बोले तो, और वो बड़े होने तक अगर उनकी देखभाल करने का कार्य उस पर सौंप दिया तो हमारा राज्य समृद्ध हो जाएगा। वाह, क्या सुझाव दिया है प्रधानमंत्री, हमें मंजूर है। ऐसा फरमान निकालते ही कालिया अब नगर के हर गली हर चौराहे पर पेड़ लगाने लगा, उनकी देखभाल करने लगा। शुरुआत में तो सब लोग उसका हंसी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन धीरे धीरे राज्य के सभी लोग कालिया के साथ साथ पेड़ लगाने लगे और उनकी देखभाल करने लगे। लोगों के साथ घुल मिलकर अब कालिया का मन परिवर्तित होने लगा। उसके मन की ईर्ष्या खत्म हो गई। पेड़ लगाते लगाते उसने पेड़ों के बाबत बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली। अब वो वनस्पति शास्त्र का अच्छा ज्ञाता बन गया। वो वर्ष राज्य के लिए बहुत समृद्ध रहा। राज्य में हरियाली छा गई। एक दिन अचानक राजा का पुत्र पृथ्वीराज बहुत बीमार पड़ा। राज्य के सारे वैद्यों ने उसका इलाज करने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। ये बात कालिया के कानों पर पड़ी। वो कुछ औषधि वनस्पतियां लेकर राजमहल आया। महाराज, इस वनस्पति का रस निकाल के राजकुमार को पिलाइए, उन्हें होश आ जाएगा। उस औषधि वनस्पति का रस देते ही राजकुमार होश में आ गया। ये देखकर राजा बहुत खुश हो गया और उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी, लेकिन कालिया ने वो स्वर्ण मुद्राएं लेने से इनकार कर दिया। महाराज, मैं इस राज्य का शासन देखकर बहुत खुश हूँ। मुझे आपका दास बना लीजिए। अवश्य कालिया, अब तुम्हारा मन परिवर्तित हो गया है। तुम आज से इस राज्य के सेवक हो। सदा इस राज्य के प्रति वफादार रहना। हाँ महाराज। महाराज उसे अपने राज्य में सेवक बना लेते हैं और इस तरह कालिया एक खूंखार डाकू से एक कर्तव्यशील सेवक बन जाता है। एक वक्त की बात है, राजा नहुष अपने राज्य में बड़ा सुखी जीवन जी रहे थे। राजा नहुष के राज्य में किसी को कोई कमी नहीं थी। वहाँ पर हरियाली ही हरियाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन अचानक से भस्मासुर नाम का एक जादूगर राजा नहुष के राज्य में आ गया, जिसे वरदान था कि वो जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। अचानक से महाराज के राज्य में भस्मासुर आने के कारण उथल पुथल मच चुकी थी। ये खबर लेकर एक सैनिक महाराज के पास आया और महाराज से, महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य की सीमा पर कोई भस्मासुर नामक जादूगर ने प्रवेश किया है। कहा जाता है कि वो जिस किसी चीज या किसी के भी सिर पर हाथ रख दे तो वो भस्म हो जाता है। महाराज महाराज ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही उन्हें गुस्सा भी आता है। वो खड़े रहकर, क्या
भस्मासुर, एक जादूगर। आखिर हमने उसका क्या बिगाड़ा था जो वो हमारे राज्य में आकर लोगों को परेशान कर रहा है? हमें अभी उसको सबक सिखाना पड़ेगा। महाराज के ऐसे कहते ही उनका सेनापति महाराज से, महाराज, आप सत्य कह रहे हो, लेकिन इस वक्त हमें शांतिपूर्वक कार्य करना चाहिए। अगर हम जल्दबाजी में कोई कदम उठाए तो वो कुछ गलत न हो जाए। महाराज, हम कुछ ज्यादा ही क्रोधित हो चुके थे, जिस कारण हम गलत फैसला भी कर सकते थे। अवश्य महाराज, हमें इस पर कोई सोच विचार करके ही कदम उठाना चाहिए, ताकि हमारी प्रजा पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। महाराज और सेनापति की बात चल रही थी कि तभी दूसरा सिपाही खबर लेकर वहाँ पर आता है। तो महाराज उससे, क्या खबर है उस जादूगर भस्मासुर की? महाराज, अब उसने हमारे राज्य में प्रवेश कर लिया है। महाराज, हमारे सभी सैनिक उससे लड़ने में असमर्थ है। उसके सामने जो भी आए उसे वो भस्म कर देता है। महाराज, फिर वो कोई इंसान हो या जानवर। क्या? अब तो हद हो चुकी है। अब हमें ही कुछ करना होगा। हमारे सारे सैनिकों को आगाह कर दिया जाए कि किसी भी वक्त हमें युद्ध के लिए जाना पड़ सकता है। सेनापति बीच में ही, महाराज, अगर हम हमारे राज्य के सारे जादूगरों को इकट्ठा कर भस्मासुर से लड़ने कहे तो? अवश्य सेनापति, आप तुरंत ही राज्य के सारे जादूगरों को यहाँ लेकर आओ। साथ ही राज्य के लोगों तक ये संदेश भिजवा दिया जाए कि जो भी इस भस्मासुर से हमारे राज्य को बचाएगा उसे हम एक बहुत बड़ा इनाम देंगे। सेनापति और सैनिक वहाँ से तुरंत ही अपना काम करने के लिए निकल पड़ते हैं। महाराज भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब क्या किया जाए। सभी और हाहाकार मच चुका था। देश के सभी लोग बहुत डर चुके थे और वो घर में चुपकर बैठने लगे थे। कोई घर से बाहर आना ही नहीं चाहता था। देश की सारी गलियां जो लोगों से हमेशा ही भरी रहती थी, वो अब सूनी पड़ चुकी थी। अब ये बात महाराज नहुष की पुत्री सुमित्रा तक पहुंच चुकी थी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया नर्तकी थी। साथ ही वो एक वीर योद्धा भी थी। अब वो भस्मासुर नामक जादूगर के बारे में सुनकर तुरंत ही अपने पिताजी के पास राज्यसभा में प्रवेश करती है, जहाँ पर राज्य के सारे अधिकारी बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। तभी राजकुमारी सुमित्रा महाराज से, प्रणाम पिताजी, मैंने जो सुना है क्या वो सब सच है? हाँ पुत्री, अब तुम्हें क्या बताएं कि राज्य की हालत कैसे क्या हो चुकी है। हमने ऐसी कौन सी गलती की है जिसकी सजा ये जादूगर हमें देना चाहता है? महाराज की बात पूरी हुई भी नहीं थी कि राजकुमारी महाराज से, महाराज, मैं आपकी पुत्री सुमित्रा उस जादूगर से मिलना चाहती हूँ। महाराज के साथ साथ सारे अधिकारी भी चौंक जाते हैं। महाराज सुमित्रा से, तुम जानती नहीं, वो बहुत शक्तिशाली है। अगर वो सिर्फ किसी के सिर पर हाथ रख दे तो तुरंत वही भस्म हो जाता है। सभी लोग इतने डरे हुए हैं कि उसका सामना कोई नहीं करना चाहता। पिताजी, मुझे एक मौका तो दीजिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि मैं आप ही की पुत्री हूँ। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारे भाई यहाँ होते तो शायद ही तुम्हें इस जादूगर का सामना करना ना पड़ा होता। तभी सुमित्रा महाराज का आशीष लेकर वहाँ से निकल पड़ती है। सुमित्रा दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता की चारों कोसों में चर्चा थी। तो जैसे ही सुमित्रा जादूगर के सामने जाती है तो उसे देखकर भस्मासुर राजकुमारी सुमित्रा की ओर देखता ही रह जाता है। वो उसके प्यार में पड़ जाता है। राजकुमारी सुमित्रा सोच विचार कर वहाँ सज धज कर आई थी। तो भस्मासुर सुमित्रा से, हे सुंदरी, तुम कौन हो? इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? भस्मासुर की बात सुनकर सुमित्रा थोड़ी सी शर्माने का नाटक करते हुए भस्मासुर से, जी अवश्य, मैंने आपकी ताकत के बड़े चर्चे सुने हैं। ये बात सुनते ही भस्मासुर को अपने आप पर गर्व होता है और वो खुश हो जाता है। तभी सुमित्रा, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैंने भगवान के मंदिर में अपनी शादी से पहले अपने होने वाले पति के साथ नृत्य करने का व्रत कहा था, तो आपको मेरे साथ वहाँ नृत्य करना होगा। क्या आप मेरे साथ वहाँ नृत्य करेंगे? भस्मासुर सुमित्रा की सुंदरता देखकर उसके प्यार में इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि सुमित्रा जो कहे वही वो कर रहा था। अब बातों बातों में सुमित्रा उसे मंदिर लेकर जाती है और उसके साथ एक सुंदर सा नृत्य करने लगती है। वो जैसा जैसा नृत्य करे वैसे ही वो करने लगा था। अब नृत्य रंग में आने लगा था कि सुमित्रा ने अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया। जैसे ही सुमित्रा ने अपने सिर पर हाथ रखा,
भस्मासुर ने भी अपना हाथ खुद के ही सिर पर रख दिया। अब भस्मासुर खुद ही राख हो चुका था। सुमित्रा ने उसके वरदान को ही उसका शाप बना दिया। राजकुमारी सुमित्रा की ये चालाकी देखकर सारे लोग चौंक जाते हैं और उसकी जय जयकार करने लगते हैं। अब राज्य में सभी लोग फिर से खुशी खुशी रहने लगे। सारी ओर खुशियाँ ही खुशियाँ फैल चुकी थी। अब महाराज ने अपने राज्य की गद्दी पर राजकुमारी सुमित्रा का ही राज्याभिषेक करवाया। एक दिन शहंशाह अकबर ने अपनी रानी को बेशकीमती हार तोहफे में दिया। रानी उस बेशकीमती हार को देखकर बहुत खुश हुई। ये लीजिए आपके लिए हमारी तरफ से तोहफा। ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा हार तो मेरे पास एक भी नहीं है। मुझे ये बहुत पसंद आया। बहुत खूबसूरत है। हाँ रानी, हो भी क्यों ना खूबसूरत, मैंने खास कारीगरों से खास आपके लिए बनवाया है। ये मुझे बहुत पसंद है। इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। इसे अपने से अलग नहीं होने दूंगी। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जहाँपनाह। हमें बहुत खुशी हुई आपको ये हार पसंद आया। आप इसे जब भी पहनोगी इसमें हमें आपका प्यार नजर आएगा। शुक्रिया जहाँपनाह। फिर जब सुबह रानी सोकर उठती है और नहाकर तैयार होती है तो उन्हें अपना हार नहीं मिलता है। वो बहुत दुखी हो जाती है। कहाँ गया हार? अभी तो यही रखा था। रात जब मैं सोई थी तभी मैंने उसे यही रखा था। कहाँ चला गया? मेरा हार कहीं खो गया। दासियों कोई है क्या यहाँ? रानी के बुलाने पर वहाँ एक दासी आती है। क्या हुआ महारानी जी? हमारा हार कहीं खो गया है। हमें उसे ढूंढने में मदद कीजिए। रात सोने से पहले हमने उसे यही रखा था, लेकिन अब वह वहाँ नहीं है। महारानी जी, आप कोई दूसरा हार पहन लीजिए। आपके पास तो कई हार है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हार बहुत खास हार है। हमें वो जहाँपनाह ने बहुत प्यार से दिया था। हमें वही हार चाहिए, कोई और दूसरा नहीं चाहिए। ये बात कहकर रानी मायूस होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ थोड़ी देर में अकबर आते हैं। महारानी, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? जहाँपनाह, वो जहाँपनाह, आपने जो हमें हार तोहफे में दिया था ना, वो कहीं खो गया है। खो गया है? क्या मतलब खो गया है? आप कहना क्या चाहती है? कहीं वो आपने गिरा तो नहीं दिया? जहाँपनाह, मैंने रात सोने से पहले उसे यही उतार कर रखा था। फिर न जाने वो कहाँ चला गया। जहाँपनाह, हमें माफ कर दीजिए। हम आपके तोहफे की हिफाजत नहीं कर पाए। महारानी, आप रोइए मत। वो बस मामूली सा तोहफा था। हम आपके लिए उससे भी अच्छा हार बनवा के देंगे और हम आपसे वादा करते हैं हम आपको वो हार भी ढूंढ कर देंगे। बस आप परेशान न हो। आज आप हमारे ही कमरे में रुक जाइए। सिपाहियों और दासियों, तुम सब मिलकर रानी के कमरे में जाओ और हर कोने में वो हार ढूंढो। वो जहाँपनाह महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरियां हो चुकी है। हम सभी ने उस चोर को पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकामयाब हुए। आज तक उस चोर को हम नहीं पकड़ पाए। क्या महल के दूसरे हिस्सों में भी चोरी हो चुकी है? इसकी खबर हमें क्यों नहीं दी गई? जाओ, पहले महारानी के कमरे में ढूंढो। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो हम कुछ और सोचेंगे। जहाँपनाह, हम सब ने हार सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। अब मामला गंभीर है। अब सिर्फ बिरबल ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। सिपाहियों, बिरबल को अभी हमारे पास बुलाया जाए। हमें वो हार आज रात ही चाहिए। बिरबल थोड़ी ही देर में वहाँ हाजिर हो जाते हैं। जहाँपनाह, आपने इतनी रात गए मुझे याद किया? दरअसल बिरबल, बात यह है, हमने अपनी रानी को तोहफे में एक बेशकीमती हार दिया था, लेकिन रानी जब सुबह उठी तो हार वहाँ नहीं था। रानी बहुत उदास है। हम उन्हें उदास नहीं देख सकते। आपको वो हार आज रात ही ढूंढना है। अच्छा, तो ये मामला है। जहाँपनाह, एक बात तो पक्की है, चोर कोई सिपाहियों और दासियों में से ही है। इस बात का पता लगाने के लिए मुझे अपने एक दोस्त को बुलाकर लाना पड़ेगा। दोस्त? कौन सा दोस्त? और आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं? हमें बताइए, हम आपके दोस्त को बुलवा देते हैं। नहीं जहाँपनाह, उसको बुलाने के लिए सिर्फ मैं ही जा सकता हूँ। मेरा दोस्त कोई ऐसा वैसा दोस्त नहीं है। उसके पास जादुई शक्तियाँ हैं जो हमें चोर को पकड़ने में मदद करेगा। जाइए बिरबल, अब तो हम भी आपके उस दोस्त से मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार करेंगे। जहाँपनाह, आप बस रानी के कमरे में पहरा देने वाले सिपाहियों और दासियों को बुलाइए। मैं अपने दोस्त को अभी लेकर आता हूँ। थोड़ी देर में बिरबल एक गधे को लेकर महल में आते हैं। बिरबल, ये क्या मजाक है? हमने तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त लाने को कहा था। ये तो गधा है। जी जहाँपनाह, यही मेरा दोस्त है जिसे जादुई शक्तियाँ आती है। यही हमारी चोर पकड़ने में मदद करेगा। ये कैसे तुम्हारी मदद करेगा और ये तुम्हें कैसे बताएगा कि चोर कौन है? बिरबल एक तंबू में गधे को खड़ा कर देते हैं। जहाँपनाह, इस तंबू के अंदर एक एक करके सिपाही और दासियों को भेजिए।
और इन सबको गधे की पूंछ पकड़कर ये बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की। जब ये सारे लोग गधे की पूंछ पकड़ लेंगे तभी मेरा दोस्त बताएगा चोर कौन है। ठीक है सिपाहियों और दासियों, आप सभी लोग एक एक करके गधे की पूंछ पकड़िए। और फिर सभी सिपाही और दासी गधे की पूंछ पकड़ते हैं। अब मैं मेरे दोस्त को पूछ कर आता हूँ कि चोर कौन है। कुछ देर बाद जहाँपना, हमें इन सभी के हाथ सूंघने हैं। और तभी हाथ सूंघने के बाद ये सिपाही चोर है। नहीं जहाँपना, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैंने तो आपकी इतने वर्षों से सेवा की है। इस गधे की गवाही कुछ साबित नहीं करती है। बिरबल, तुम कैसे कह सकते हो कि यही चोर है? तुम गधे की बात कैसे समझ सकते हो? जहाँपना, मैंने उस गधे की पूंछ पर एक खास इत्र लगा दिया था, इसलिए मैंने सभी को गधे की पूंछ पकड़ने के लिए कहा। और जहाँपना, मैं ये भी जानता था कि चोर पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ेगा। उस इत्र की खुशबू सभी के हाथों में से आ रही थी, लेकिन जब मैंने इसके हाथ सूंघे तो उसके हाथों में वो खुशबू नहीं आ रही थी, इसलिए यही चोर है। नमक हराम, हम तुम्हें इसकी सजा देंगे। जहाँपना, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालची हो गया था। मुझे माफ कर दीजिए जहाँपना, मैं चोरी की हुई सारी चीजें लौटा दूंगा। बस मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठरी में डाल दो। बिरबल एक बार फिर आपने अपनी चतुराई से उन चोरों को पकड़वा दिया। शुक्रिया बिरबल।